माताओं, बहनों, युवा शक्ति और इस कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित सभी लोग, प्रेस बंधुओं, मैं अपनी बात इससे शुरू करूँगा जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आज हमने 2 लोगों का तो नाम लिया, लेकिन एक बात हम भूल गए कि आज गांधी जयंती भी है और शास्त्री जी की जयंती भी है, लेकिन आज ही के दिन रामपुर तिराहा भी हम लोगों को याद रखना चाहिए, जहाँ पर कि अनेकों उत्तराखंड के लोगों ने शहादत दी थी और उसके बदौलत ही आज ये उत्तराखंड राज्य हमारे सामने है। तो मैं सबसे पहले तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो शहीद हुए हैं हमको किसी मुकाम पर पहुँचाने के लिए। और उसके बाद मैं फिर श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, नमन करना चाहूँगा उन वीरों को जिनकी वजह से हम आज़ाद हुए। आज गांधी जयंती है, सुबह से मैं व्हाट्सएप पे भी देख रहा हूँ, जगह जगह कार्यक्रम भी हो रहे हैं और सब जगह हमारे महात्मा गांधी जी को महिमा मंडित किया जा रहा है कि उनकी वजह से हमको आज़ादी मिल गई। निश्चित रूप से हमको आज़ादी दिलाने में महात्मा गांधी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था और वो महत्वपूर्ण योगदान ये था कि महात्मा गांधी के सीन पे आने से पहले हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी की बात होती थी, आज़ादी की चर्चा होती थी, वो बंद कमरों के अंदर होती थी। आज़ादी एक आम आदमी का विषय नहीं था। आम आदमी जैसे जी रहा था वैसे जी रहा था, उसने इसको स्वीकार कर लिया था कि मुझे तो ऐसे ही जीना है। गांधी जी के आने के बाद जो गांधी जी ने आंदोलन चलाए, उन विभिन्न आंदोलनों के कारण हमारी जनता में एक जागरूकता पैदा हुई, एक ललक पैदा हुई कि हमको आज़ादी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि हमको गांधी जी की आज़ादी मिली, ये सच का झुटलाना होगा, उन क्रांतिकारियों का अपमान होगा जिन्होंने कि इस देश के लिए कुर्बानी दी और जिसकी वजह से हमको आज़ादी मिली। हम थोड़ा सा इतिहास देख लें। मैं गांधी जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं गांधी जी की महिमा मंडित उनको कर चुका हूँ, उनको श्रेय दे चुका हूँ कि अगर आज़ादी की ललक आम जनता में पैदा करी तो गांधी जी ने करी, निश्चित रूप से करी और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। लेकिन अगर आप ऐतिहासिक घटनाओं को उठा के देखें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद उनके आंदोलन सारे समाप्त हो गए थे। तो ऐसा क्या कारण हो गया, हमें कभी सोचना चाहिए कि ऐसा क्या कारण हो गया कि जब 1942 में सारे आंदोलन समाप्त हो चुके थे और इंग्लैंड और उसके जो साथी थे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत चुके थे और उस समय भारत की उनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, क्योंकि भारत से जो उनको आर्थिक सहयोग मिलता था वो भारत से मिलता था, जो शोषण होता था, जो आर्थिक शोषण होता था तो भारत का होता था। तो ऐसा क्या कारण हो गया कि छोड़ के चले गए। मैं केवल एक बात आपको बताना चाहूँगा कि 1956 में एटली साहब भारत आए थे और उस समय पीवी चक्रवर्ती साहब जो थे वो बंगाल के गवर्नर थे और उस समय वो चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल भी थे। उनकी बात हुई और उन्होंने पूछा यही सवाल जो मैं कह रहा हूँ, यही सवाल उन्होंने पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो अंग्रेज एकदम सडनली भारत को छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा इसके बहुत सारे कारण थे। तो उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा कि मुख्य कारण क्या था। तो उन्होंने कहा था मुख्य कारण था INA, इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस। फिर उन्होंने उसके आगे सवाल पूछा कि व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी। तो उस पर उन्होंने कहा था मिनिमल। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हम गांधी जी को महिमा मंडित करते हैं, गांधी जी की प्रशंसा करते हैं, तो हम उसके साथ साथ हम अपने क्रांतिकारियों को भी नमन करें जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो मैं एक बार पुनः उन सभी क्रांतिकारियों को, उन सभी बलिदानियों को जिनकी वजह से हम यहाँ पर आज़ाद हुए, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, असंख्य लोग हैं और एक संगठित रूप में इंडियन नेशनल आर्मी है। मैं उन सब को नमन करता हूँ और उन सब का याद करता हूँ। एक बात शास्त्री जी की बात आती है, तो शास्त्री जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, आज उनका भी जन्मदिन है और मैं तो कहता हूं कि हमारी सरकार को आज इस दिवस को, विभिन्न प्रकार के दिवस घोषित हो जाते हैं, तो 2 अक्टूबर को जय जवान जय किसान दिवस भी घोषित होना चाहिए। इसको पूरे देश के अंदर जय जवान जय किसान दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और सुभारती की परंपरा है। आज भी हमारे यहाँ कार्यक्रम था जो हमने जय जवान जय किसान के रूप में मनाया, क्योंकि हम दोनों के महत्व को भूल नहीं सकते। आज इन जवानों की वजह से हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं, जो रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आप देखेंगे तो रोज़ आप अखबार में पढ़ लीजिए, कोई ना कोई शहीद हो रहा है और किसानों की वजह से हमें 2 वक्त की रोटी मिल रही है। तो हमारा चाहे
हमारा अन्न हो और चाहे हमारी सुरक्षा हो, तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्री जी के बारे में मैं तो आपको इतना जानता हूँ, मैं बहुत छोटा सा था और उस समय मुझे ये पता चला कि हमारे देश में अन्न की समस्या है और अमेरिका से हमारा जो अन्न आता था, आयात किया जाता था, तो अमेरिका ने कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी हैं जो भारत को सूट नहीं करती हैं। शास्त्री जी के ऊपर ये दबाव था कि शास्त्री जी उन कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लें। शास्त्री जी ने कहा नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। उन्होंने अन्न लेने से मना कर दिया और उसका उन्होंने कहा था कि हम क्या करें, तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हफ्ते में एक दिन लोग जो हैं अपना भोजन छोड़ दें। तो हमारे घर में भी सोमवार के दिन भोजन नहीं बनता था और हम लोग उस दिन व्रत रखते थे। तो ये शास्त्री जी की लोकप्रियता थी, उनकी पुकार थी, उनके ईमानदारी का ये एक प्रदर्शन था कि जो सारे देश के सब लोग उसको मानते थे। तो शास्त्री जी का आज स्मरण करना इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आज अगर हम देखें अपने, मैं किसी विशेष पार्टी की या किसी खास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूँ और सामान्य में भी अपवाद होते हैं, इसलिए हम कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। तो आज अगर हम देखें अपने नेताओं का चरित्र और उसको कंपेयर करें शास्त्री जी के चरित्र से, तो हमारे मन में ये ज़रूर आता है कि हम अपने नेताओं को इस बात के लिए निवेदन करें कि कृपया 2 अक्टूबर को शास्त्री जी का जन्मदिन ज़रूर मनाएं और उनके बारे में, चरित्र के बारे में पढ़ा करें, तो उनको भी सभी हमेशा लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद मुझे जो आपसे कुछ बात करनी है, सबसे पहले तो अभी हमारे बीच में श्रीवास्तव साहब चले गए, शायद वो संजय श्रीवास्तव जी ने 5 लकड़ियों की बात कही थी कि 5 लकड़ियाँ जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। उनको जैसे अपना परिवार के विभिन्न सदस्य हैं और उनको एक रस्सी के रूप में हमारे पुरुषोत्तम भट्ट जी बांधे हुए हैं, तो बहुत मजबूत है, एक दूसरे की सुरक्षा करता है, एक दूसरे की सहायता करता है, एक दूसरे के लिए हमेशा आगे तत्पर रहता है मदद करने के लिए। इसी प्रकार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक हमारा सनातन भी है। आज आप देखिए कि विभिन्न देशों में, विभिन्न पूरे संसार के अंदर विभिन्न जगहों पे आप देखिए हिंसा का तांडव हो रहा है और हिंसा का तांडव जो हो रहा है वो खाली विदेशों में ही नहीं हो रहा, वो बहुत शीघ्र हमारे भारत की ओर चलता चला आ रहा है। आपको पता नहीं चलेगा कब वो हमारे गेट के अंदर घुस गया और उस समय हमको एकजुट होने की आवश्यकता होगी, शक्ति की आवश्यकता होगी और हमें ध्यान करना पड़ेगा कि हमारे भी सनातन के अंदर 5 भाग हैं और वो 5 लकड़ियाँ हमारे सनातन की कौन सी हैं? वो हमारे सनातन के हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायती, और भी कुछ लकड़ियाँ होंगी जो साउथ में और भी नए नाम से होती हैं। कुछ शेवाइट्स होते हैं, कुछ वैष्णवाइट्स होते हैं, कुछ आजीवक होते हैं, चारवाक होते हैं। ये सारे के सारे लोग मिलकर सनातन बनाते हैं और इन सनातन को, जितने भी सनातन के भाग हैं, इन सबको एकजुट होने की आवश्यकता है। अगर ये सनातन के सारे जितने भी भाग हैं ये एकजुट नहीं हुए, शक्ति विहीन आप रहेंगे और एक एक लकड़ी को कोई भी जना तोड़ देगा। तो अगर आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपनी संस्कृति को, अपने सनातन को आपको सुरक्षित रखना है, तो आपको ये भेदभाव मिटाकर एक मंच पे, जैसे कि अपना परिवार के लोग, सभी विभिन्न प्रकार के लोग आके एक जगह जुट जाते हैं, छोटे हों बड़े हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो सारे के सारे जो एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इसी प्रकार हमको भी जुड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर एक सवाल ज़रूर मेरे सामने कई बार पूछा जाता है कि आपने सनातनी और एक साथ जोड़ने की बात और जुड़ने की बात जो कही है, उसमें आपने हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध का तो नाम ले दिया, लेकिन हमारे समाज में तो ईसाई भी रहते हैं, हमारे समाज में तो मुस्लिम भी हैं, उनकी क्या बात है? तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सनातन का अर्थ क्या है। सनातन कोई पूजा पद्धति नहीं है, सनातन कोई ईश्वर से संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर आप जितने भी नाम मैंने लिए हैं उसमें से आप देखिए, बौद्ध लीजिए भगवान को नहीं मानते, जैन लीजिए भगवान को नहीं मानते, चारवाक लीजिए भगवान को नहीं मानते, आजीवक लीजिए भगवान को नहीं मानते, शेवाइट जो है वो शिव जी को मानते हैं, वैष्णवाइट जो है वो विष्णु जी को मानते हैं। तो हर तरह के यहाँ पर जो लोग हैं अलग अलग मान्यताओं को रखने वाले हैं। तो किसी भी पारलौकिक चीज़ से सनातन का अर्थ नहीं है। आप ईश्वर को माने ना माने, आप अल्लाह को माने, आप क्राइस्ट को माने, इसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन इसके सारे लौकिक भाव हैं, और लौकिक भाव क्या हैं? प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना एवं समन्वय। रमज़ान का महीना होता है तो रोज़ा इफ्तारी के होते हैं और बहुत सारे लोग, हमारे जो संस्थाएं हैं वो रोज़ा इफ्तारी के कार्यक्रम आयोजित करती हैं, लेकिन उस रोज़ा इफ्तारी में केवल दिखावा होता है और कुछ नहीं होता। मैं भी रोज़ा इफ्तारी का आयोजन करता हूँ, लेकिन मैं रोज़ा अलविदा के दिन पूरा रोज़ा रखता हूँ। जैसे हमारे मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं, मैं पूरा रोज़ा रखता हूँ। सुबह सहरी लेता हूँ और दिन भर पानी तक नहीं पीता हूँ, और शाम को उनके साथ बैठकर मैं फिर रोज़ा तोड़ता हूँ पूरी तरीके से।
बस फर्क इतना होता है कि वो अपनी उस समय कुरान पढ़ते हैं और मैं बौद्ध का धम्मपद पढ़ता हूँ। मैं इसलिए रोज़ा नहीं रखता हूँ कि मैं कोई मुसलमान हो गया, मैंने बताया ना कि मैं बौद्ध हूँ। मैं सिर्फ इसलिए रखता हूँ कि मेरे मुसलमान भाइयों को उनकी भावनाओं को अच्छा लगे। तो अगर मेरा कोई मुसलमान भाई नवरात्रि का व्रत रखने लगे, मेरा कोई मुसलमान भाई बुद्ध पूर्णिमा के दिन व्रत रख ले, तो इसको समन्वय कहते हैं। मैं गोल टोपी पहनने को तैयार हूँ, अगर मेरा मुस्लिम भाई टीका लगवाने के लिए तैयार हो जाए तो इसको समन्वय कहते हैं। तो ये भाव अगर उसके अंदर आ जाता है तो एक मुसलमान भी सनातनी है, एक ईसाई भी सनातनी है। और एक और जो अगली बात मैं कहूँगा, सनातनी होने के लिए ज़रूरी है कि अपने सनातन की रक्षा करें। और सनातन की रक्षा जैसे वही सनातन है क्या, प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना का भाव है। और इसकी रक्षा तभी होगी जब इस राष्ट्र की रक्षा होगी। तो एक भाव और होना चाहिए सनातनियों में कि राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। तो ये बात अपने ध्यान में रखें कि अगर कोई भी फैसला करना हो, कोई भी निर्णय लेना हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो किसी देश की पॉलिसी से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे राजनीति से संबंधित हो, वो उसमें पहले सोचे कि इस फैसले से, इस निर्णय से मेरे देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे देश की सुरक्षा के ऊपर क्या असर पड़ेगा, मेरे देश के मान सम्मान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर उसके मन में ये भाव हैं, मैं जैसे कई बार लोग आते हैं कि साहब हम बौद्ध धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ पहली बात तो बौद्ध कोई धर्म नहीं है, धर्म तो सनातनी धर्म है। बौद्ध एक मान्यता है, बौद्ध एक मत है, लेकिन उसमें आपको ये शपथ लेनी पड़ेगी कि अगर कभी भी मेरे मत से और मेरे देश के हित के बीच में टकराव पैदा होता है, बीच में आता है, तो मेरा राष्ट्र प्रथम होगा पहले, और मेरी कोई भी मेरी अपनी मान्यताएं प्रथम नहीं होगी। और इसके साथ ही अभी आप देखते होंगे, कई बार आपने देखा होगा, अभी बरसात के दिनों में आपने देखा होगा बिहार में बहुत सारे पुल बह गए। क्यों बह गए? इसलिए बह गए कि जो इंजीनियर साहब ने थे वो उन्होंने उसमें सही सामान नहीं लगाया। अगर उन्होंने सही मिश्रण लगाया होता, सही सीमेंट लगाया होता, सही अनुपात के अंदर सारे मसाला लगाया होता, तो वो पुल टूटे ना होते, बहे नहीं होते। अब हम तो इंजीनियर साहब पे सारा हमने दोष का ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन हम ये भी तो सोचेंगे ऐसा किया क्यों इंजीनियर साहब ने? क्या उनके चरित्र नहीं है? वास्तव में नहीं है चरित्र। अगर उनमें राष्ट्रीय चरित्र होता तो उन्होंने ऐसा ना किया होता। लेकिन इसका एक पक्ष और भी है, और वो पक्ष है उनकी मजबूरी। उनको पैसा कितना मिला, उस पैसे में सैंक्शन कराने में कितना पैसा दे दिया, उसके अप्रूवल लेने में कितना पैसा गया, नीचे से लेकर क्लर्क से लेकर चपरासी से लेकर और मंत्री तक पैदा किया, उसके हाथ में कितना आया? अरे भाई, उसके हाथ में अगर रेत अनुपात ज्यादा लगाने का आएगा तो बेचारा क्या करेगा? अपने घर से निकाल के थोड़ा ना लाएगा पैसा। तो ये जो है राष्ट्रीय चरित्र का अभाव एक इंजीनियर में नहीं है, ये उस क्लर्क में भी है जिसने उसकी फाइल मूव करी, चपरासी में भी है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके गया, उस अधिकारी में भी है जिसने उसको कहा कि भाई इतना पैसा तो मैं अप्रूव करूंगा, उस मंत्री ने भी, उसमें भी है। और ये खाली एक तो उदाहरण मैंने आपको खुल कर दे दिया, ये हर चीज में है। तो ये जो कारण है ये क्यों है? ये कारण इसलिए कि हमारे में राष्ट्रीय चरित्र नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर हमारे में राष्ट्रीय चरित्र हो जाए तो हमारी देश की समस्याओं का पूरा समाधान हो जाए। तो ये सब मैंने आपको क्यों कहा कि ये बहुत आवश्यक है। भाई, जब हमको यही नहीं पता, हमें तो ये बताया गया कि हमें तो आज़ादी प्लेट में मिल गई, कोई कुर्बानी नहीं करी, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, तो फिर काहे के लिए किस में इसकी कीमत नहीं होती है? मैं उदाहरण दिया करता हूँ। मैं आपको एक शीशे का टुकड़ा देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से तराश हवा, और ये कह देता हूँ कि ये हीरा है, और आपको दिखा के अपनी जेब में रख लेता हूँ। आपके मन में आता है यार मैं इससे छीन लूँ, मैं कहता हूँ तुम्हारे में दम हो तो ले लो, और वो पूरा संघर्ष करता है, जी तोड़ के संघर्ष करता है। उसके दिमाग में तो यही है कि वो हीरा, जबकि है वो शीशे का टुकड़ा, और मेरे से लड़ झगड़ के पूरी ताकत लगाकर वो छीन के ले जाता है, मेहनत करके छीनता है। वो उस शीशे के टुकड़े को हीरा समझकर तिजोरी में बंद करके रखेगा। और अगर मैं कोई वास्तव में हीरा हो और उसको किसी अपने मित्र को दे दूं कि लो भाई मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दिया, वो कहेगा ये बेवकूफ है, अरे कोई ये हीरा होगा? वास्तव का जो हीरा होगा ना, वो उसके घर में ऐसे ही कहीं पड़ा रहेगा धूल मिट्टी में। तो यही हमारी आज़ादी का हुआ है, और यही हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हुआ कि हमने यही नहीं जाना कि हमें आज़ादी कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है। तो हम जो आज एक प्रयास कर रहे हैं वो हमने एक यहाँ पर आरंभ किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं रचना, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान। इसमें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा काला साहब को
हमारे बीच में हैं। मैं काला साहब के स्कूल में उन्होंने मुझे अवसर दिया, मैं उस स्कूल में गया, और भी मैं देहरादून में कई स्कूलों में जा चुका हूँ, और चिल्ड्रंस एकेडमी में मैं गया, कई स्कूलों में जाके मैं वहाँ पर बच्चों को पूरी बात बताता हूँ कि हमारा देश आज़ाद कैसे हुआ। आज देश आज़ादी के साथ साथ आज देखिए अधिकांश स्कूलों में वंदे मातरम, जिसके बूते के हम लोग लड़े, हमें आज़ादी मिली, वंदे मातरम के बारे में लोगों को नहीं पता। और जगह जगह आज भी मैं एक प्रोग्राम में था, वहाँ पर मैंने पूछा वंदे मातरम लिखा किसने है, ये किसी को नहीं पता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे, अगर हम अपने स्कूलों में बताएंगे, अपने अपने घर में बच्चों को बताएंगे, तो उनमें देश प्रेम की भावना पैदा होगी। एक छोटा सा और उदाहरण, जैसे राष्ट्र, कैसे हम अपने बच्चों में, अपने युवा वर्ग में कैसे हम राष्ट्र प्रेम पैदा करें, एक बहुत ही उनका चरित्र जो है वो राष्ट्रीय स्तर तक ले जाए। बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। हम सब लोग अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई बिजली बंद करना, बिल कम आएगा, बिजली वेस्ट मत करो, भाई इतना बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है। मैं थोड़ी सी इसी सोच को ऊपर ले जाना चाहता हूँ। हम अपने बच्चों से कहूँ, देखो बिजली बंद करो, क्योंकि जो बिजली तुम बचाओगे ना, हमारे देश के अंदर अभी इतने हजार गांव हैं जहां पर कहने के लिए बिजली तो चली गई है, लेकिन पूरे 24 घंटे नहीं जाती। हमारे कभी दिन में जाती है, कभी रात में जाती है। हमारे किसान भाई जो है वो खेती में पानी नहीं दे पाते हैं, हमारी फैक्ट्री पूरी तरह से चलती नहीं है। तो ये भाव जो है कि बिजली हम बचाएं, ये केवल यहाँ तक सीमित ना रखें कि हम बिजली इसलिए बचाएं कि हमारा बिल कम आए। हम बच्चों को बताएं कि बिजली कम होने से हमारे देश पे फर्क पड़ता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये आज बहुत सख्त ज़रूरत है। और आज आपके सामने क्यों कह रहा हूँ, ये तो अभी बात काला साहब ने कही थी कि भाई जिसके हाथ में माइक आ जाता है वो कुछ ना कुछ अपने मन से बोलता ही है, छोड़ता नहीं आसानी से। उन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी बात कही थी, लेकिन मेरे को भी आ गया कि अपने दिल की भड़ास निकाल लूँ, बात बोल लूँ। लेकिन आपके सामने बोलने के पीछे कोई मकसद है, और मकसद ये है कि आप सब लोग जागरूक लोग हैं, और आप जागरूक होकर इन भावों को, अगर आप मेरे भावों से सहमत हों, जिनके कोई प्रतिष्ठान हैं उनमें आप लागू कर सकते हैं, अपने घरों में लागू कर सकते हैं। और एक और छोटी सी बात मैं आपको कह के अपनी बात को विराम देना चाहूँगा कि एक नारा जय हिंद का हम लोग जरूर याद रखें, और अभिवादन के समय हम अपने साथियों को जय हिंद से उनका स्वागत करें। जय हिंद का ठेका केवल सेना के लोगों ने, हमारे पुलिस के लोगों ने नहीं ले रखा है। देशभक्ति का ठेका केवल उनका नहीं है, हम सब का है। जब हम अपने दिन में सुबह से शाम तक 10 बार जय हिंद बोलेंगे तो हमें अपने हिंद की चिंता होगी, हिंद के बारे में कुछ सोच होगी। और बस मेरी आपसे निवेदन ये है कि जो कुछ मैंने कहा है, आप लोगों को बहुत सारी बातें मेरी अच्छी नहीं लगी होंगी, तो ये सोच के निकाल दीजिएगा। जैसे कि हम कोई फल खाते हैं तो फल में से हम उसका अच्छा भाग खा लेते हैं और उसका छिलका निकाल के बाहर फेंक देते हैं, हम फल को बुरा नहीं कहते। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद।